हेलो एवरीवन, आई एम आशा जोशी। आज हम पढ़ेंगे क्लास 5th का 7वां चैप्टर डाकिए की कहानी कंवर सिंह की जुबानी। एक डाकिए की कहानी है जो कंवर सिंह की जुबानी है, मतलब उनके मुंह जबानी है, मुंह से बताते हो अपनी सारी चीजें। तो आइए देखते हैं। शिमला की माल रोड पर जनरल पोस्ट ऑफिस था। शिमला के माल रोड पर जनरल पोस्ट ऑफिस था। उसी पोस्ट ऑफिस के एक कमरे में डाक छांटने का काम चल रहा था। तब डाक की छटनी हो रही थी। सुबह के 11:30 बजे थे, 11:30, 11:30 बजे हैं। तो खिड़की से गुनगुनी धूप छनकर आ रही थी, मतलब हल्की सी धूप छनकर आ रही है। तो इस धूप का मजा लेते हुए 2 पैकर और 3 महिला डाकिया फटाफट डाक छांटने का काम कर रहे हैं। तो इस धूप का मजा लेते हुए, इस गुनगुनी धूप का मजा लेते हुए, आनंद लेते हुए 2 पैकर, पैकर मतलब जो डाक पैक करते हैं, 2 पैकर और 3 महिला डाकिया भी फटाफट जल्दी से डाक छांटने का काम कर रहे थे, क्योंकि अलग अलग जगह को भेजनी होती है, तो इसलिए छटनी करनी होती है। वहीं पर मैंने सरकार से पुरस्कार पाने वाले डाकिया कंवर सिंह जी से बात की है। कह रहे कि वहीं पर मैंने जो सरकार से पुरस्कार प्राप्त किए हुए हैं, इनाम मिला हुआ है उन्हें, वो डाकिया था जो उनका नाम है कंवर सिंह जी से बात की। तो यही बातचीत आगे दी जा रही है। जो ये बातचीत के जो अंश हैं वही आगे दिए जा रहे हैं। आपका शुभ नाम? मेरा नाम कंवर सिंह है। मैं हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले के नेरवा गांव का निवासी हूँ और मेरी उम्र 45 साल है। तो उन्होंने अपना नाम बताया। मेरा नाम कंवर सिंह है और मैं हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले में के नेरवा गांव में रहता हूँ और मेरी उम्र जो है वो 45 साल है। तो दूसरा प्रश्न पूछा गया, फिर आपके परिवार में कौन कौन है, इसके बारे में कुछ बताइए। मेरे 4 बच्चे हैं, 3 लड़कियां हैं और 1 लड़का। 2 लड़कियों की शादी हो चुकी है। मेरा एक और बेटा भी था। वह मेरे गांव में एक पहाड़ी से लकड़ियां लाते हुए गिर गया, जिससे उसकी मौत हो गई। एक और लड़का था मेरा। मेरे 4 बच्चे थे, 3 लड़कियां और 1 लड़का, लेकिन 2 लड़कियों की शादी हो चुकी थी और मेरा बेटा जो था, एक और भी बेटा था जो पहाड़ी से लकड़ियां लाते हुए गिर गया और जिस बच्चे की मौत हो गई। तो अपने बेटे के साथ, तो फिर आपके बेटे के साथ जो हुआ उसका हमें बहुत दुख है, बहुत खेद है। तो आपके इलाके में इस तरह की घटनाएं क्या अक्सर होती हैं? क्या जो आपका इलाका है, जो आपका क्षेत्र है, इस तरह की जो घटनाएं हैं क्या वहां पर ज्यादातर घटित होती हैं, अक्सर घटित होती हैं? जी, ऐसी घटनाओं का होना असाधारण नहीं है, मतलब ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। यहाँ हर साल तिरछी ढलानों और ढाकों के से घास काटते हुए लोग और औरतें गिरकर मर जाती हैं, क्योंकि बहुत पहाड़ी क्षेत्र है, तो पहाड़ी होने के कारण बहुत ही तिरछी ढलानों में से औरतें फिसलकर घास काटती है ना, फिसलकर गिरकर मर भी जाती हैं। फिर भी यहाँ ऐसे ही रास्ते हैं और ऐसे ही रास्तों पर यहाँ चलना पड़ता है, क्योंकि दूसरे कोई रास्ते होते ही नहीं। हमारे गांव में अभी तक बस नहीं पहुंच पाती। हिमाचल में हजारों ऐसे गांव हैं जहां पैदल चलकर ही पहुंच सकते हैं, मतलब कुछ गांव तो इतने दुर्गम में है कि वहां आज भी हम पैदल चल के ही जाते हैं, ऐसा बता रहे हैं कंवर सिंह जी। तो फिर आपके बच्चे पढ़ने कैसे जाते होंगे? फिर उनसे पूछा गया कि आपके बच्चे कैसे पढ़ते होंगे। मेरे बच्चे गांव के स्कूल में पढ़ने जाते हैं। स्कूल लगभग 5 किलोमीटर दूर है और मेरी एक लड़की 10वीं तक पढ़ी है, दूसरी 12वीं तक पढ़ी है, तीसरी 10वीं मतलब 10th क्लास, 12वीं मतलब 12th क्लास। तो तीसरी लड़की 12वीं कक्षा में पढ़ रही है। जो तीसरी बेटी है वो 12वीं कक्षा में पढ़ रही है। बेटा 10वीं में पढ़ता है। जो बेटा है वो 10th क्लास में पढ़ता है। फिर उनसे पूछा गया, ये है कंवर सिंह जी जो डाक छांटने का काम कर रहे हैं। तो इनसे फिर पूछा गया, आप जहाँ काम करते हैं वहाँ आपके अलावा और कौन कौन है? क्या आपको डाकिया ही कहकर बुलाते हैं? तो उनसे पूछा गया, आप जहाँ काम करते हैं वहाँ आपके अलावा, आपके अतिरिक्त और कौन कौन है? क्या आपको वहाँ डाकिया कहकर बुलाते हैं? पहले मैं भारतीय डाक सेवा में ग्रामीण डाक सेवक था। पहले तो मैं भारतीय डाक सेवा में ग्रामीण डाक सेवक था। अब मैं पैकर बन गया हूँ, मतलब डाक पैक करने वाला। अब मैं पैकर बन गया हूँ, पर हूँ वही नीली वर्दी वाला डाक सेवक। पर अभी भी मैं वही नीली वर्दी वाला डाक सेवक ही हूँ।
डाक सेवक को करना क्या होता है। फिर उनसे प्रश्न किया गया कि जो डाक सेवक है उनको क्या करना होता है। मुझे मुझे बहुत कुछ करना होता है, चिट्ठियां, रजिस्ट्री, पत्र, पार्सल, बिल और बूढ़े लोगों की पेंशन आदि छोड़ने गांव-गांव जाना होता है। हिमाचल में तो बहुत गांव है, तो वहां मुझे गांव-गांव जाना होता है उनकी पेंशन घर-घर लेके। क्या यह सब अभी भी करना पड़ता है? क्या यह सब अभी भी आपको करना पड़ता है? क्योंकि अब तो सूचना के संदेश देने के बहुत से नए तरीके आ गए हैं। क्या आपको अभी भी ये सब करना होता है? शहरों में भले ही आज संदेश देने के कई साधन आ गए हैं, जैसे फ़ोन, मोबाइल, ईमेल वगैरह। लेकिन गाँव में तो आज भी संदेश पहुँचाने का सबसे बड़ा ज़रिया डाक ही है। हाँ, शहरों में बहुत कुछ बदल गया है, लेकिन जो गाँव है वहाँ पर आज भी डाक के माध्यम से ही मतलब संदेश पहुँचाने का कार्य होता है। एक ही ज़रिया है, एक ही साधन है, ज़रिया मतलब साधन। इसीलिए गाँव में लोग डाकिये का बड़ा आदर और सम्मान करते हैं। जो डाकिया होता है उसे गाँव में बहुत इज़्ज़त मिलती है, बहुत सम्मान मिलता है। अपनी चिट्ठी आदि पाने के लिए डाकिये का इंतज़ार करते हैं लोग कि कब डाकिया आएगा और कब चिट्ठी लाएगा करके इंतज़ार करते हैं। जब वो वहाँ गाँव में जाएगा तो हलचल मच जाती है कि पेंशन लेके तो नहीं आ गया, कहीं कुछ अच्छी खबर तो नहीं लाया है, किसी का नियुक्ति पत्र तो नहीं आया है। इन सारी चीज़ों से वो खुश हो जाते हैं। हमने सुना है कि हमारी डाक सेवा दुनिया की सबसे बड़ी डाक सेवा है। यह भला कैसे? फिर उनसे प्रश्न किया गया कि ये भला कैसे? क्या सबसे बड़ी डाक सेवा है ये? तो सुना तो आपने बिल्कुल ठीक है। हमारे देश की जो डाक सेवा है आज भी दुनिया की सबसे बड़ी डाक सेवा है और सबसे सस्ती भी है। बड़ी तो है ही है, उसके साथ-साथ सस्ती सेवा भी है। केवल 5 रुपए में देश के किसी भी कोने में हम चिट्ठी भेज सकते हैं। पोस्ट कार्ड तो केवल 50 पैसे का ही है, यानी 50 पैसे में भी हम देश के हर कोने में अपना संदेश भेज सकते हैं। 50 पैसे में भी देश के किसी भी कोने में हम अपना संदेश आसानी से भेज सकते हैं, इसीलिए सस्ती सेवा भी है और सबसे बड़ी सेवा भी है। आपको अपनी नौकरी में मज़ा तो बहुत आता होगा। फिर उनसे पूछा गया कि आपको अपनी सेवा में मज़ा मतलब आनंद तो बहुत आता होगा। मुझे अपनी नौकरी जो है बहुत अच्छी लगती है। जब मैं दूर नौकरी करने वाले सिपाही का मनी ऑर्डर लेकर उसके घर पहुँचता हूँ, तो उसके बूढ़े माँ-बाप का खुशी भरा चेहरा देखते ही बनता है। मतलब वो मनी ऑर्डर लेके जब मैं घर जाता हूँ, तो एक सिपाही का मनी ऑर्डर लेकर जब मैं घर पहुँचता तो उसके जो बूढ़े माँ-बाप होते हैं, उनका चेहरा खुशी से खिल उठता है। खुश तो होंगे क्योंकि मनी ऑर्डर जो आया है और इतनी दूर से आ रहा है, तो खुशी की बात तो है ही। ऐसे ही जब किसी का रजिस्ट्री पत्र पहुँचाता हूँ, जिसमें कभी रिज़ल्ट होता है, कोई पास हो जाता है, रिज़ल्ट होता है और कभी नियुक्ति पत्र होता है, तो लोग बहुत खुश होते हैं। बूढ़े दादा और बूढ़ी नानी तो पेंशन के पैसे मिलने पर बहुत ही खुश होते हैं। 6 महीनों तक वे मेरा के लिए इंतज़ार करते हैं। 6 महीने में मिलती होगी वहाँ पर पेंशन एक किस्त, तो 6 महीने तक वो मेरा इंतज़ार करते हैं और जब मैं वहाँ पहुँच जाता हूँ तो वो खुश हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। और हिमाचल में बूढ़े लोगों को पेंशन हर 6 महीनों में के बाद इकट्ठी ही दी जाती है, मतलब 6 महीने तक पैसे एकत्रित किए जाते हैं, इकट्ठी दी जाती है। तो जब एक साथ पैसे मिलते होंगे, थोड़ा ज़्यादा भी लगते होंगे और उन्हें खुशी भी मिलती होगी। तो आगे भी प्रश्न पूछा गया उनसे, आप क्या शुरू से इसी डाकघर में काम कर रहे हैं? शुरू में तो मैंने लाहौल स्पीति जिले के किब्बर गांव में 3 साल तक नौकरी की। अपने बारे में बताते हैं। यह हिमाचल का सबसे ऊंचा गांव है। जो हिमाचल का लाहौल स्पीति जो है, वह हिमाचल का सबसे ऊंचा गांव है, सबसे ऊंचाई पर स्थित गांव है। इसके बाद 5 साल तक इसी जिले के काजा में और 5 साल तक किन्नौर जिले में नौकरी की। तो यहीं पर मैंने काजा और किन्नौर जिले में फिर से नौकरी की। और उस वक्त इन गांव में टेलीफोन नहीं थे, उस समय टेलीफोन उपलब्ध नहीं थे यहाँ पर। बसें भी सिर्फ मुख्यालयों तक ही जाती थी, जो मुख्यालय थे वहीं तक, जिले तक ही आती थी। और अभी भी कई ऐसे गांव हैं जहाँ ना तो बस जाती है और ना ही वहाँ टेलीफोन है। ऐसा भी गांव है कह रहे हैं कि जहाँ अभी भी टेलीफोन उपलब्ध नहीं है। तो ऐसी जगह में ग्रामीण डाक सेवक का बहुत ही मान करते हैं। अब वहाँ अगर इस तरह की व्यवस्था नहीं है और टेलीफोन तक नहीं है, तो वहाँ डाक सेवक का तो सम्मान होना जायज ही होता है, जरूरी भी है। आप पहाड़ी इलाके में रहते हैं, जाहिर है डाक पहुंचाना आसान काम तो नहीं होगा, क्योंकि चलना भी होगा, कई सारे दिक्कतें आती होंगी। हाँ, तो बताते हैं, हाँ मुश्किलें तो आती ही हैं। जब मैं किन्नौर जिले के मुख्यालय
रिकांग पीओ में नौकरी करता था तो सुबह 6 बजे मेरी ड्यूटी शुरू हो जाती थी। मैं 6 बजे सुबह शिमला जाने वाली बस में डाक का बोरा रखता था और रात को 8 बजे शिमला से आने वाली बस से डाक का बोरा उतारता था। पैकर को ये सब काम करने पड़ते हैं, जो डाक पैक करता है उसे ये सारे काम करने पड़ते हैं। और किन्नौर और लाहौल स्पीति हिमाचल प्रदेश के बहुत ही ठंडे तथा ऊंचे जिले हैं और यहाँ पर ऊंचाई में भी है और बहुत ज्यादा ठंड भी यहाँ पड़ती है। तो इन जिलों में अप्रैल महीने में भी बर्फबारी हो जाती है। तो कितना ठंडा होगा वहां पर हम सोच सकते हैं कि जो अप्रैल महीने में भी वहां बर्फबारी हो जाती है। और बर्फ में चलते हुए पैरों को ठंड से बचाना पड़ता है वरना स्नो वाइट हो जाता है जिससे पैर नीले पड़ जाते हैं और उसमें गैंग्रीन हो जाती है जिससे उंगलियां झड़ सकती हैं। मतलब बहुत खतरनाक बीमारी है। अगर हम बर्फ से बचेंगे नहीं वहां पर तो स्नो वाइट हो जाता है जिससे पैर स्नो वाइट में जो है पैर नीले पड़ जाते हैं और गैंग्रीन हो जाती है। कोई बीमारी होती होगी जिससे उंगलियां भी झड़ सकती हैं, गिर सकती हैं। इन जिलों में मुझे एक घर से दूसरे घर तक डाक पहुंचाने के लिए लगभग 26 किलोमीटर रोजाना चलना पड़ता है। 26 किलोमीटर बहुत ज्यादा होता है तो मुझे रोजाना इतना चलना पड़ता था। 26 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता था गांव में ये सारी चीजें डाक से संबंधित सारी चीजें पहुंचाने के लिए। तो हिमाचल में एक गांव से दूसरे गांव की दूरी लगभग 4 या 5 किलोमीटर तक होती है। तो एक गांव से दूसरे गांव की दूरी 4-5 किलोमीटर तक होती है। हिमाचल के गांव छोटे छोटे होते हैं। एक गांव में बस 8 से 10 या कभी कभी 6-7 घर ही होते हैं, इसीलिए चलना काफी पड़ता है। चलना तो खैर हमारी आदत में ही शामिल हो चुका है। और ग्रामीण डाकिये की जिंदगी में तो चलना ही चलना है। जो गांव में जो डाकिया है उसकी किस्मत में तो और उसकी जिंदगी में तो ये चलना ही होता है। आपने बताया था कि पहले आप डाक सेवक थे अब पैकर, इसके आगे भी कोई प्रमोशन है क्या? वो फिर प्रश्न पूछते हैं कि आपने बताया था कि मैं डाक सेवक हूँ अब मैं पैकर, डाक सेवक थे अब पैकर, इसके आगे भी कोई प्रमोशन होता है क्या? पैकर के बाद डाकिया बन सकते हैं, बस एक इम्तिहान पास करना पड़ता है। इम्तिहान मतलब परीक्षा पास करना पड़ता है। अभी तो काम के हिसाब से हमारा वेतन काफी कम है, जितना काम है उतना हमें वेतन नहीं मिलता है। सारा दिन कुर्सी पर बैठकर काम करने वाले बाबू का वेतन कहीं ज्यादा है हमसे। वो तो गांव में घूम घूम के इतने 26 किलोमीटर जो एक दिन का चलता है तो उसके लिए कितनी दिक्कत है। तो जो सारा दिन कुर्सी पर बैठकर काम करने वाले जो बाबू हैं उनका वेतन कहीं ज्यादा होता है हमसे। तो पैकर का वेतन बाबू के जितना ही हो जाता है। अब तो डाकिये की नौकरी में लगना भी बहुत मुश्किल है। जब तो डाकिये की नौकरी मिल पाना भी बहुत ही मुश्किल का काम है, ऐसा कंवर सिंह जी बता रहे हैं। हम में से जितने डाकिये रिटायर हो चुके हैं उनकी जगह नए डाकिये को नहीं रखा जा रहा है। जो रिटायर हो रहे हैं उनको होने दो, लेकिन नए भर्ती नहीं हो रही है। इससे पुराने डाकियों पर काम का जो बोझ है, जो लोड है उन पर, वो दिन प्रतिदिन मतलब हर एक दिन उन पर बढ़ता ही जा रहा है क्योंकि भर्तियां नहीं हो रही हैं। जो रिटायर हो रही हैं तो हो रहे हैं, उनकी जगह मतलब पूर्ति नहीं हो पा रही है। न जाने आने वाला समय कैसा होगा, तो दुख व्यक्त करते हैं अभी ऐसा है तो न जाने आने वाला समय कैसा होगा। फिर उनसे प्रश्न पूछा कि काम के दौरान कभी कोई बहुत खास बात हुई हो तो उस घटना के बारे में बताएं। तो कहते हैं हाँ, एक घटना आपको सुनाता हूँ। मेरा तबादला शिमला के जनरल पोस्ट ऑफिस में हो गया था। मेरा तबादला वहां हो गया था, मेरा स्थानांतरण शिमला के एक जनरल पोस्ट ऑफिस में हो गया था। वहां मुझे रात के समय रेस्ट हाउस और पोस्ट ऑफिस चौकीदारी का काम दिया गया था। वहां पर मुझे रेस्ट हाउस और जो पोस्ट ऑफिस की चौकीदारी करनी थी मुझे वो ये काम दिया गया था। सन 1998 में 1998 की बात है। 29 जनवरी को रात लगभग 10:30 बजे का समय था। बाहर से किसी ने पोस्ट ऑफिस का दरवाजा जो है वो खटखटाया। किसी ने आवाज दी बाहर से। 29 जनवरी की बात बता रही हूँ वो, तो मैंने 1998 की बात कह रही हूँ। 1998 में 29 जनवरी की बात। तो बाहर से किसी ने दरवाजा खटखटाया। मैंने पूछा कौन है, तो जवाब आया दरवाजा खोलो तुमसे बात करनी है। तो बाहर से आवाज आई कि दरवाजा खोलिए मुझे तुमसे बात करनी है। मैंने दरवाजा खोला तो अचानक 5-6 लोग अंदर घुसे। मैंने दरवाजा तो खोला
लेकिन अचानक 5-6 लोग अंदर घुसे और मुझे पीटना शुरू कर दिया। उन 5-6 लोगों ने मुझे पीटना शुरू कर दिया, मतलब मुझे मारने लगे वो लोग। मैंने पूछा क्यों पीट रहे हैं, तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। सारे ऑफिस की लाइटें बंद कर दी, जो ऑफिस की लाइटें थी वो सारी बंद कर दी, और इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता मेरे सिर पर किसी भारी चीज से कई बार मारा, जिससे मेरा सिर फट गया। किसी भारी भरकम चीज से मेरे सिर पर मारा गया और जिससे चोट लगी और मेरा सिर फट गया। मैं लगातार चिल्लाता रहा, मैं निरंतर चिल्लाता रहा। उसके बाद मैं बेहोश हो गया। मैं चिल्लाता रहा लगातार और उसके बाद मैं बेहोश हो गया और मुझे कुछ भी पता न चला। अगले दिन जब मुझे होश आया तो मैं शिमला के इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज के अस्पताल में दाखिल था। सिर में भयंकर दर्द हो रहा था और उन दिनों मेरा 17 साल का बेटा मेरे साथ ही रहता था। जब मेरे साथ ये घटना घटित हुई तब 17 साल का जो मेरा बेटा था वो मेरे साथ में रहता था। उसी से पता चला कि मेरे चिल्लाने की आवाज सुनकर लड़का और ऑफिस के दूसरे लोग जो नजदीक ही रहते थे, दरवाजों के शीशे तोड़कर अंदर आए। आवाज सुनकर लड़का और ऑफिस के दूसरे लोग जो नजदीक में रहते थे, वो दरवाजे के शीशे तोड़कर अंदर आए और मुझे अस्पताल पहुंचाया। मेरे सिर पर कई टांके लगे थे। उसकी वजह से आज भी मेरी एक आंख से हमें मतलब मुझे दिखाई नहीं देता। मुझे इतनी दिक्कत हो गई कि मुझे एक आंख से दिखाई नहीं पड़ता है। तो सरकार ने मुझे जान पर खेलकर दांत की चीजें बचाने के लिए बेस्ट पोस्टमैन का इनाम भी दिया था। जब मैंने इतना कुछ मेरे साथ हो गया तब सरकार ने मैंने अपनी जान पर खेलकर भी दांत की चीजों को बचा के रखा था, मतलब उन्हें वहां से सेफ रखा था मैंने उसे, तब इसीलिए मुझे बेस्ट पोस्टमैन का इनाम भी दिया गया। यह इनाम 2004 में मिला था मुझे और इस इनाम में 500 रुपए दिए गए थे और प्रशस्ति पत्र भी दिया गया था। जो प्रशस्ति पत्र था, प्रशस्ति मतलब प्रशंसा में लिखे गए 2 शब्द, जो प्रशंसा पत्र था वो भी मुझे दिया गया। मैं और मेरा परिवार बहुत खुश हुए। आज भी मैं गर्व से कहता हूँ मैं बेस्ट पोस्टमैन हूँ। तो आज भी मैं गर्व से कहता हूँ कि मुझे बड़ा गर्व होता है इसमें कि मैं बेस्ट पोस्टमैन हूँ। और ये जो लिखा हुआ है, ये लेख जो लिखा है वो प्रतिमा ने लिखा हुआ है, प्रतिमा शर्मा ने। थैंक यू।